रूसी राज्य व्यवस्था के निर्माण के सिद्धांत और तदनुसार पहचान की विशेषता क्या है? पहचान वही है जो हमें एकजुट करती है। रूस के इतिहास को देखिए। हमारी पहली रूस कैसी थी? लादोजस्काया। लादोजस्काया रूस क्या है? ये बहुत ही थोड़ा सा है। बस बहुत ही थोड़ा सा। राजधानी लादोगा थी, पास में कारेला किला था। जनसंख्या में से आधे से अधिक कारेलियन फिनो उग्रिक लोग थे। यानी लादोजस्काया रूस की मुख्य आबादी भी स्लाव नहीं थी, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि रूस और स्लाव एक ही चीज हैं। नहीं, ये अलग अलग सिद्धांत हैं, समझे? यानी लादोजस्काया रूस का निर्माण किया गया था। लादोजस्काया रूस ने राज्य निर्माण के कुछ सिद्धांत विकसित किए। ये सिद्धांत नोवगोरोड रूस में फैले, फिर कीव रूस में भी। फिर कुछ समय के लिए मंद पड़ने के बाद ये सिद्धांत मॉस्को साम्राज्य के रूप में पुनर्जीवित हुए, जो फैलकर रूसी साम्राज्य और सोवियत संघ के स्तर तक पहुंच गया, यानी कालिनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। अर्थात जो सिद्धांत निर्धारित किए गए थे वे पड़ोसियों के सिद्धांतों से बेहतर निकले। ओटोमन साम्राज्य, तैमूर लंगड़ा का साम्राज्य अर्थात जर्मन साम्राज्य, वहां शार्लेमेन, पोलिश लिथुआनियाई और इसी तरह। सिद्धांत बेहतर हैं, अर्थात परिणामों के संदर्भ में राज्य निर्माण मॉडल अधिक प्रभावी साबित हुआ। परिणाम क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब यह है कि मुख्य बात जातीयता नहीं है, बल्कि मुख्य बात मॉडल है। वही फिनो उग्रिक लोग, वे तो हंगेरियनों के जातीय रूप से रिश्तेदार हैं। बस सिर्फ हंगेरियन वही है। देखिए, यह राज्य निर्माण के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। रूसी राज्य निर्माण का सिद्धांत शुरू से ही बहुजातीय और बहुधार्मिक रहा है। रूस एक ही रूप में राज्य और सभ्यता दोनों है। सभ्यताएं किस तरह अलग होती हैं? वे अपने निर्माण के सिद्धांतों में भिन्न होती हैं। यह रक्षात्मक और सुरक्षात्मक राज्यत्व का सिद्धांत है। इसका क्या मतलब है? इस क्षेत्र में इंग्लैंड या जर्मनी या चीन के विपरीत ऐसा हुआ कि यह क्षेत्र बीच में है और तदनुसार इस पर लगातार दबाव डाला गया, इससे टुकड़े अलग करने की कोशिश की गई। यह तो तर्कसंगत है। आखिरकार ये राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा है। तदनुसार पश्चिम से, पूर्व से और शायद उत्तर को छोड़कर लगातार हमले होते रहे। लोगों को बंदी बनाना, क्षेत्र पर कब्जा करना, तरह तरह के आक्रमण। और इसी के अनुसार यहां रहने वाले लोगों ने जीवित रहने के लिए एक अनूठे राज्य निर्माण का सूत्र विकसित किया। यह सूत्र क्या था? हम अलग अलग हैं, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हमारी आस्था भी अलग है, लेकिन हमें एकजुट करता है यह कि हम साथ रहना चाहते हैं। हम बस जीवित रहना चाहते हैं, और जीवित रहने के लिए हमें एक साथ रहना होगा। यानी यह एक आवश्यकता थी। यह आवश्यकता थी जीवित रहने के नजरिए से। और इसके लिए हम अपने भेदभावों को दूर करते हैं और एक एकीकृत राज्य व्यवस्था में एकजुट हो जाते हैं। और यह राज्य व्यवस्था अगला चरण है, जो जीवित रहने के लिए एक सरकारी तंत्र बनाती है। सेना, पुलिस, सरकारी सुरक्षा और अन्य चीजें। और सेना को एक ही भाषा की जरूरत होती है। सही है? हाँ। और फिर पहचान का दूसरा स्तर भाषा के रूप में सामने आता है। यानी पहला स्तर सुरक्षा और रक्षा से जुड़ा है। हम सब एक ही बम शरण स्थल में रहना चाहते हैं। दूसरा स्तर यह है कि हमने एक ऐसी सरकारी मशीन बनाई जो एक ही भाषा बोलती है। यह भाषा रूसी निकली। इसी वजह से रूसी भाषा किसी एक ही जनजाति या किसी एक ही समुदाय की भाषा नहीं है जो पहले से थी, बल्कि यह राज्य निर्माण के दौरान उत्पन्न हुई भाषा है। यानी यह एक तरह से राज्य निर्माण की मिश्रित भाषा है। और असल में यही दूसरी पहचान है। और यह पहचान रूसी की ऐतिहासिक अवधारणा पर भी लागू होती है। यह बात 1897 की जनगणना में बहुत अच्छी तरह से दर्ज है। कोई भी दर्शक इसे देख सकता है और समझ सकता है कि रूसी का अर्थ उन लोगों की नजर में क्या था जो 1897 में जीवित थे और जिन्होंने अपनी हस्ताक्षर के साथ जनगणना में भाग लिया था। उस समय वहां 120 मिलियन लोग थे। रूसी वह है जो जन्म से रूसी भाषा बोलता है। बस यह एकमात्र मापदंड है। हाँ, वह व्यक्ति साथ ही रूढ़िवादी धर्म का भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो ही। यानी जनगणना में ये अलग अलग अवधारणाएं हैं। यहां आस्था की अवधारणा है, भाषा की अवधारणा है, जैसे रूसी शब्द भाषा के लिए विशेषण है, और भी बहुत कुछ है, जैसे आर्थिक परिस्थितियां और बहुत कुछ। इस जनगणना में कुल 16 बिंदु थे। यही वह पहचान का तंत्र है जिसे शुरू में बनाया गया था, और इसी के आधार पर पूरे राज्य की संरचना बनाई गई थी। यह तंत्र, मैं दोहराता हूं, दूसरों से अलग है। इसकी ताकत और कमजोरी क्या है? इसकी ताकत यह है कि यह बहुत तेजी से विस्तार करने की संभावना देता है, चाहे वह क्षेत्रफल के लिहाज से हो, क्योंकि कोई भी क्षेत्र आसानी से इस राज्य तंत्र के अनुकूल हो जाता है जो अस्तित्व में आता है, और चाहे वह जनसंख्या की दृष्टि से हो। यानी
इसी के अनुसार जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि पहचान इस तरह से नहीं चलती जैसे उदाहरण के लिए जर्मनों में यह हिटलर के समय राइख के कानूनों के रूप में स्थापित था। ये वे कानून थे, मैं दोहराता हूं, जिन्हें उस समय गढ़ा नहीं गया था, बल्कि वे जर्मन राज्य निर्माण के पूर्व ऐतिहासिक अनुभव का वर्णन करते थे। वहां लिखा था कि जर्मन वही है, आर्यन वही है जिसके साथ पीढ़ियों में जर्मन हो। समझ रहे हैं, यह खून का सिद्धांत है, जबकि रूसी सिद्धांत संस्कृति का सिद्धांत है। भाषा और संस्कृति से तात्पर्य सबसे पहले भाषा से है, संस्कृति का मूल बुनियादी हिस्सा। और इसमें भी कानूनी दृष्टि से जन्म की भाषा। यानी अगर बच्चे ने मां शब्द रूसी भाषा में कहा तो रूसी राज्य निर्माण के सिद्धांतों के अनुसार वह रूसी माना जाता है। सोवियत संघ सबसे मानवीय राज्य निर्माण के सिद्धांत का उत्तराधिकारी था, जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष भी था, क्योंकि यह एक रक्षात्मक राज्य व्यवस्था थी। यानी रूस और सोवियत संघ, खासकर रूसी साम्राज्य, अपनी नीति इस तरह बनाते थे कि वे उपनिवेशवादी शोषण के लिए अन्य क्षेत्रों पर कब्जा न करें। यानी अगर रूसी साम्राज्य में क्षेत्र शामिल होते थे और बहुत बड़े क्षेत्र शामिल होते थे तो वे उपनिवेश के रूप में नहीं आते थे, बल्कि एक मजबूत राज्य की सुरक्षा और शक्तिशाली प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष के लिए विस्तार होता था। जैसे उदाहरण के लिए जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये क्यों शामिल हुए? क्योंकि उस्मानिया साम्राज्य की राज्य निर्माण की नीतियां अलग थीं। रूसी साम्राज्य के सिद्धांतों ने लोगों को जीने, विकसित होने, देश की अभिजात वर्ग में शामिल होने की अनुमति दी, जैसे बागरातियोन आदि, यहां तक कि जनरल बनने की भी सिद्धांततः हाँ, बस विकास की दिशा अलग थी। आर्मेनिया या जॉर्जिया का आंतरिक विकास नहीं, बल्कि विस्तार की ओर, पूरी साम्राज्य की अभिजात वर्ग बनने की ओर। वैसे जब जॉर्जिया शामिल हुआ तो रूसी साम्राज्य में रईसों, राजकुमारों की संख्या 1/3 बढ़ गई थी। खैर, एक मजाक है, वहां हर तीसरा आदमी राजकुमार है। फिर भी उन्हें मान्यता दी गई थी, और राजकुमार का दर्जा तो अखिल रूसी था, सिर्फ जॉर्जियाई नहीं। लेकिन यही निर्माण का सिद्धांत था, यही एक तंत्र था।